तो आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस में हिस्टोरिकल स्कूल से शुरू करते हैं। उसकी बैकड्रॉप देंगे। उसका मेन जो ऑथर था वो साविग्नी था, जर्मन था ये व्यक्ति। देखते हैं तो रोमन लॉ से शुरू हुई कुछ ना कुछ लीगल हिस्ट्री यूरोप की, जो 15-16 सेंचुरी में था। साविग्नी ने इसको खूब ध्यान से पढ़ा था और ये ओल्डेस्ट थी, तो इसके बेसिस पे काफ़ी निष्कर्ष या नतीजे निकाले गए। 18th सेंचुरी के अंदर रैशनलिज्म ने जन्म लिया, जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स को ध्यान में रख के डेवलपमेंट्स की गई। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी चेंज हुआ। अब मोनार्की नहीं थी, अब रूल ऑफ लॉ की तरफ हम बढ़ रहे थे। रूल बाय कोड बाय डिलिब्रेशन, तो दिमाग लगाया गया कि किस तरह का कोड हो, किस तरह का लॉ बने। क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल नेचुरल लॉ, तो उस समय जो मेजर थ्योरी चल रही थी वो नेचुरल लॉ की तरफ थी कि क्या ह्यूमन प्रिंसिपल्स, क्या नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ह्यूमन सोसाइटी को आधारित किया जाए। और इसी तरह से नई क्लासेस इमर्ज हो रही थी सोसाइटी में। जब आपका राजा नहीं रहा तो एक सिविल सोसाइटी जो थी वो अब उसको कानून के तरफ से काफ़ी आज़ादी मिली हुई थी। ये अब एक, तो इससे एक लेबर क्लास को फ्रीडम मिली थी। राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था यूरोप के अंदर। तो हमने देखा था कि जो ये अगेन उसी संदर्भ में फ्री क्लास ऑफ सिटीजन देखा हमने, न्यूज़ क्लास ऑफ सोसाइटी। कोडिफिकेशन हो रही थी जर्मनी के अंदर। जर्मनी के 1850 के आसपास जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो होके हटी थी और नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड लागू किया था जर्मनी के अंदर, जिससे काफ़ी एक बार एंथुजियाज़म बढ़ी थी, खुशी बढ़ी थी जर्मनी में। फिर नेपोलियन तो हार गया, तो जर्मन ने खुद ने सोचा, जो उनका राजा बना काइज़र विलहेल्म, कि अब हमें कुछ लॉज इनैक्ट करने पड़ेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल्स को ले डाउन करेंगे। तो लीगल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा और एनैक्टमेंट ऑफ लॉ करनी पड़ेगी बाय लेजिस्लेचर। तो एक पार्लियामेंट होगा जिसके तहत अब जर्मनी के अंदर लीगल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाएगा। कई लोग थे जिन्होंने इसके अंदर काफ़ी ध्यान दिया, ये आपको अंडरलाइंड है। तो मेन फीचर्स क्या थे हिस्टोरिकल स्कूल के? तो हिस्टोरिकल स्कूल जो साविग्नी ने शुरू किया, उसके बेसिक प्रिंसिपल था कि जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एज सोर्स ऑफ लॉ। तो वो मानता था कि लॉ, लैंग्वेज, कस्टम और गवर्नेंस, ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। तो कानून लोगों से अलग नहीं है। तो जो भी, अगर एक पर्टिकुलर पीपल है जो पर्टिकुलर सोच रखते हैं, तो उनके हिसाब से ही कानून बनाना पड़ेगा। तो लॉ एज अ नेशनल कैरेक्टर है कि जो आपका देश, ये जो नेशन आप सोच रहे हो, उसका जो नेशनल कैरेक्टर है उसको आगे लेके जाएगी लॉ। तो इसी के तहत चीज़ें आगे बढ़ेंगी। साविग्नी ने कुछ किताबें लिखी थी। डेवलपमेंट ऑफ लॉ, तो कैसे होगी डेवलपमेंट ऑफ लॉ? एक इन्होंने शब्द दिया साविग्नी ने, वोक जीस्ट। तो वोक जीस्ट जो है वो पॉपुलर कॉन्शियसनेस है कि जो आम जनता, वोक मतलब लोग, जीस्ट मतलब उनकी कॉन्शियसनेस या सोच। तो आम जनता की जो सोच है उसको डिटरमिन करना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस टू जूरिस्ट, तो वो मानते थे कि काफ़ी हद तक जो लॉ है वो तो ऑलरेडी स्पॉन्टेनियसली, ऑर्गेनिकली ग्रो कर चुका है। तो कहीं पे अगर शादी हो के लड़की कहीं जा रही है, या इनहेरिटेंस बाप के मरने पे बेटे को कुछ मिल रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इवन अगर कोई फॉर्मल लॉ या लेजिस्लेचर नहीं मौजूद है, तो उसके बावजूद भी एक कस्टम्स के थ्रू कुछ ना कुछ प्रथाएं चल रही हैं जिसने सोसाइटी को बांध रखा है। तो ये प्रथाओं को पहले इम्पोर्टेंस दी जाएगी, इनको स्टडी किया जाएगा और फिर जूरिस्ट इनको बेसिस मान के और फिर कानून लिखेंगे और लॉज लिखेंगे। तो लॉ इज़ फाउंड, तो इन कस्टम्स के अंदर लॉ को ढूंढा जाएगा, नॉट मेड। या वो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, जो कि एनालिटिकल स्कूल, जो जॉन ऑस्टिन था वो ये कहता था कि जो राजा ने कह दिया वही लॉ है। तो इस कानून के तहत जो आपके पास जो कानून है वो कस्टम्स के अंदर ढूंढना पड़ेगा और उससे फिर धीरे धीरे आपका उसको आप लेजिस्लेट कर पाओगे। तो लॉ जो है, क्योंकि अब लोगों की सोच या उनके कैरेक्टर पे डिटर्मिनेट है, तो इसलिए यूनिवर्सल लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो
तो लॉ इज़ लोकल टू पीपल टू वोक जीस्ट। तो कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनकी जो सोच है, जो उनकी कॉन्शियसनेस है, उसके बेसिस पे अब लॉ बनेंगे। कस्टम प्रोसीड्स लेजिस्लेशन एंड इज सुपीरियर टू इट। तो कोई भी कानून जिसको एनैक्ट करके एक लेजिस्लेचर बनता है, लेजिस्लेशन बनता है, उस लेजिस्लेशन से पहले उस हर कानून का कोई कस्टम होना चाहिए जो उसका आधारित है। तो कस्टम प्रोसीड्स, कस्टम पहले आएगा किसी भी लेजिस्लेशन से, और कस्टम डिक्टेट करेगा कि लेजिस्लेशन क्या होना चाहिए। तो कस्टम इज सुपीरियर एंड प्रायर, प्रीवियस टू लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉ की लास्ट स्टेज है। सबसे पहले कस्टम आएगा एज अ सोर्स, फिर उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग होंगे, तो जैसे पंचायत या इस तरह की कोई इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसको माउथ पीस बनाएंगे, उसको कहेंगे। फिर जूरिस्ट आएंगे जो उन चीज़ों को स्टडी करेंगे, और फिर इस सब के बाद में कोई लेजिस्लेशन आप कर सकते हो। तो डायरेक्टली लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। सेविग्नी की क्रिटिसिज्म क्या थी? तो एक तो क्योंकि अब लॉ सिर्फ लोकल फिनोमिना था, तो अडॉप्टिंग लॉज नहीं पॉसिबल था कि अगर हम इंडिया के अंदर कोई कंट्री बनाना चाह रहे हैं, तो हम कहीं और से लॉ उठा के तो डाल नहीं सकते। तो इस तरह से, बट आगे जाके सोसाइटी ने देखा कि ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीका है सोसाइटी को आगे ले जाने का, कि आप जो दुनिया के अंदर अच्छे कानून हैं कहीं और लागू हैं, तो वो अपनी सोसाइटी पर लागू करो। तो ये अडॉप्टिंग लॉज के बारे में ये इनकन्सिस्टेंसी है साविग्नी में। उसके अलावा यूनिवर्सल लॉज भी हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल, ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सल लॉज हम मानते हैं। तो यूनिवर्सल लॉज को साविग्नी ने जगह ही नहीं दी थी। वॉटजीस्ट जो कि पॉपुलर कॉन्शियसनेस थी, इज़ नॉट दी ओनली सोर्स ऑफ लॉ। तो वो जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस है, या एक लोग जो चाहते हैं उनकी इच्छा, ये अच्छा सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये सोर्स ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता, क्योंकि कल्चर और लॉ ये तो इवॉल्व करती रहती है। तो हो सकता है कुछ छोटा ग्रुप कोई इच्छा रखता हो, कोई और छोटा ग्रुप कोई इच्छा रखता हो, और इसी तरह से कल्चर बदलती जाए। कुछ समय पे कोई अच्छी चीज़ मानी जाए, फिर कुछ और आगे जाने पे उस चीज़ को अच्छा ना माना जाए। जैसे सती था कि हिंदुस्तान में एक लेडी को हस्बैंड की मौत पे जला देना, कभी इसको राइट माना जाता था, आज के दिन में राइट नहीं है। डाउरी किसी टाइम पे राइट माना जाता था, कल्चर का पार्ट था। तो आप एक्टिवली कर सकते हैं ना, लॉज को पास कर सकते हैं अगर कहीं कस्टम्स सही नहीं है। कस्टम्स नॉट पॉपुलर कॉन्शियसनेस। तो हम जो आपका कस्टम्स हैं, उन्हें पॉपुलर कॉन्शियसनेस ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंट करें। कस्टम इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ, और पॉपुलर कॉन्शियसनेस को वो रिप्रेजेंट करती मानी जाती है। तो अगर कोई पावरफुल माइनॉरिटी है, जो मान लो राजा का कोई परिवार है, और उसने एक प्रथा चला दी कि इस तरह से सब लोग उस शनिवार को इस मंदिर में जाएंगे, या कुछ भी इस तरह का है, तो वो हो सकता है कि सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों ने उस प्रथा को चला रखा हो, और वो सारे लोग नहीं उस चीज़ को जानते हो। स्लेवरी भी इसी तरह की कोई प्रथा का एग्जाम्पल है। ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म, तो अगर क्योंकि लॉ इज़ नॉट मेड बट फाउंड, तो जो ज्यूरिस्ट का काम था लीगल रिफॉर्म करना और एक्टिव लेजिस्लेशन करना, उसको सेविग्नी ने जगह नहीं दी थी। तो वो कहता था कि एक्टिव रोल ऑफ ज्यूरिस्ट नहीं है, उन्हें एक लीगल रिफॉर्मर्स और एक प्रिंसिपल्स को सोच के लागू करना, ये ज्यूरिस्ट का काम नहीं उसने माना। तो एक पेसिमिज्म थी। ज्यूरिस्ट का जो फंक्शन इन रोल इन सोसाइटी है कि वो स्टडी करके और सोसाइटी को लीड करें, वो उनको उसने पीछे लगाया, ट्रेन की डब्बा पीछे था ज्यूरिस्ट का। वो सिर्फ देख के और जहाँ सोसाइटी जा रही है उस चीज़ को वो लिखते जाते थे, कोडिफाई करते जाते थे। इस सब के बावजूद साविग्नी की और हिस्टोरिकल स्कूल की कई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। एक तो जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो नेचुरल लॉ थ्योरी से अब आगे लेके गया सोसाइटी को। तो जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी वो तो यूनिवर्सल और टाइमलेस कानून को ही खोजती रहती थी, कि वो ये मानती थी कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर दुनिया के हर व्यक्ति के ऊपर लागू हो सके। तो ये शायद प्रैक्टिकल नहीं था, तो उस चीज़ से वो लाके एक प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर उसको रखा। और रिवोल्ट ऑफ फैक्ट अगेंस्ट फैंसी, कि आपका जो रिवोल्ट पहले एक थ्योरेटिकल आइडियाज़ थे नेचुरल लॉ के, वो उन थ्योरेटिकल आइडियाज़ से परे हट के एक्चुअल फैक्ट के, एक्चुअल जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इससे उसने बांधा जो लॉ की डेवलपमेंट को। तो इट बिकेम फ्रॉम फैंसी या आइडियाज़ से वो प्रैक्टिकल स्टडी बन गई।
मेन थीसिस होल्ड्स कि आज भी जो एक नेशन का लीगल सिस्टम है वो इसीलिए डिफरेंट है यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, इराक का, पाकिस्तान का, इंडिया का। जो बेसिक लीगल ढांचा है अगर हम ध्यान से देखें तो वो उसके लोगों पे निर्धारित करता है, उसके द पीपल ऑफ द कंट्री पे डिपेंड करता है, रादर दैन कि वो यूनिवर्सल होने। कुछ हद तक है यूनिवर्सल, मगर इस्लामिक स्टेट्स आज भी हैं तो जहाँ पे ज़्यादातर लोग मुस्लिम रिलीजन को ही पसंद करते हैं और उसकी कट्टरता को पसंद करते हैं, तो फिर लिबरल उसमें लीगल सिस्टम नहीं पनप सकता। तो ये थ्योरी आज भी साविग्नी की और हिस्टोरिकल स्कूल की लागू है। नेशनल सोशलिस्ट ने इसका दुरुपयोग किया, तो ये कंट्रीब्यूशन है, हालांकि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है, कि वोल्कजीस्ट या जब हिटलर और इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके हाथ में ये थ्योरी आई, तो उन्होंने पॉपुलर कॉन्शियसनेस को इस तरह से लिया कि अगर आपकी कोई कम्युनिटी है और वो मान लो किसी डाउनवर्ड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ है या मनी लेंडर्स के खिलाफ है, तो जो वो सोसाइटी अगर वो किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी के खिलाफ है तो उस पॉपुलर कॉन्शियसनेस को उठा के उस पर कानून बना दिया जाए। और यही किया टोटलिटेरियन स्टेट्स ने, और फिर उन जो ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और फिर उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो जो पॉपुलर इच्छा अगर है तो ज़रूरी नहीं है वो करेक्ट है, वो मॉरल इच्छा है। तो जो ये वाली थ्योरी कामयाब तो की हिटलर वगैरह ने, लेकिन ये मॉरली इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो एक्सपोज हुई। आज भी जो जर्मन और यूरोपियन लीगल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जो हिस्टोरिकल स्कूल है उसका प्रभाव कायम है। सीड फॉर एवोल्यूशनरी एंड सोशोलॉजिकल थ्योरीज, तो जो साविग्नी की थ्योरी थी उसको एवोल्यूशनरी थ्योरी जिसको हेनरी मेन ने लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे, वो उसके और सोशोलॉजिकल थ्योरी के लिए बेसिस बन गई। कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल क्या थी कि इन्होंने एक तो लीगल हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो अभी तक जो पास्ट कस्टम्स थे, कल्चर थे और क्या कानून पहले एग्जिस्ट करते थे, इनकी स्टडी फॉर्मली लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं आई थी। तो इनको स्टडी करके आगे एक बेसिस बनाया जाए, ये हिस्टोरिकल स्कूल से शुरू किया। पीपल्स फीलिंग ऑफ राइट अगेंस्ट डेड लेटर ऑफ स्टैट्यूट, के सिर्फ एक कागज़ पे क्या कानून लिखा है इससे ना मान के जो लोग किस चीज़ को सही मानते हैं, तो जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस है, अब गऊ हत्या इंडिया के अंदर पॉपुलर कॉन्शियसनेस के खिलाफ है, तो अगर कोई स्टैट्यूट बना दिया जाए कि गाय हत्या अलाउड है तो वो सही नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल, जो कि बात समझ में भी आती है। फॉर्मल क्राइटेरिया ऑफ लॉ और सबॉर्डिनेट टू कल्चरल एवोल्यूशन, तो आप सिर्फ लीगल प्रोसेस को इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी ना लेके चलेंगे। अगर आपका कल्चर किस तरफ जा रहा है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है, कानून जो भी पास होंगे उस चीज़ को मद्देनज़र रख के ही पास किए जाएंगे। ये हिस्टोरिकल स्कूल ने कहा था। जैसे गे राइट्स है तो अब सोसाइटी तो ज़्यादातर गे राइट्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो अगर कोई 377 या इस तरह के जो पुराने कानून बने हैं कई सौ साल पहले के, तो ये अंडर प्रेशर आ रहे हैं क्योंकि अब पॉपुलर कॉन्शियसनेस दूसरी तरफ जा रही है। वार्निंग अगेंस्ट हेस्टी लेजिस्लेशन, रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेशन एंड ट्रेडिशन, तो अगेन हर दम पे सोसाइटी की नब्ज पे हाथ रखना पड़ेगा कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है और उसके हिसाब से ही लेजिस्लेशन होना चाहिए। सिर्फ लेजिस्लेशन हवा में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हिस्टोरिकल स्कूल को हम कंपेयर करते हैं एनालिटिकल स्कूल से, ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट हैं ये दोनों। जैसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो एनालिटिकल स्कूल है वो मानता है कि कमांड, लॉ इज़ कमांड ऑफ द सॉवरेन, कि अगर जो रूलर है जिसके पास पावर है अगर उसने जो भी कह दिया वो ही लॉ है और उसकी फ्री विल है, उसकी मर्ज़ी से बनती है लॉ। और हिस्टोरिकल स्कूल कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉ तो है वो जो लोग जिस चीज़ को मानने को तैयार हैं उन्हीं वही लॉ है। अगर कोई सॉवरेन कोई रूल बना देगा और लोगों की वो कॉन्शियसनेस के खिलाफ है तो वो कानून चल ही नहीं सकता। और इसी तरह से जो कानून हैं वो ऑर्गेनिक और अनकॉन्शियस ग्रोथ के साथ में ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि बात समझ में भी आती है क्योंकि सोसाइटी के अंदर लॉ पहले बने और सोसाइटी और राजा और उनकी पावर ये सब बाद में आई है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है इसमें। लॉ ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू स्टेट, लॉ कम्स आफ्टर स्टेट, तो एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर पहले स्टेट या कंट्री एक आज़ाद होता है और फिर उसकी कोई कानून की वैलिडिटी बनती है।
तो ये कुछ मॉडर्न थ्योरीज में तो ठीक है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें तो लॉज और प्रथाएं और कस्टम्स जो कि ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करती आई हैं कि ये अगर माना जाता है तो यही होगा, जैसे शूद्राज अगर मंदिर में नहीं जाएंगे, तो ये एक अनरिटन लॉ था। तो ये तो किसी भी फॉर्म ऑफ सोसाइटी या स्टेट बनने से पहले से चला आ रहा है। तो ये इस तरह के जो कस्टम्स हैं जो एक लॉ की तरह एक्ट करते थे, ये तो स्टेट्स के गठन से पहले की चीज़ है। तो लॉ एग्जिस्टेड बिफोर एनी स्टेट एंड स्टेट ओनली एनैक्ट्स द लॉज। तो उनके ऊपर लेजिस्लेट करती है स्टेट इस तरह की पुराने प्रथाओं या कानूनों के ऊपर। लेजिस्लेशन इज़ द सोर्स ऑफ लॉ। तो एनालिटिकल स्कूल मानता है कि जो कागज़ पे स्टैट्यूट पास हो गया वही कानून है। तो हिस्टोरिकल स्कूल ये नहीं कहता, वो कहता है जो चीज़ें एक्चुअल सोसाइटी के अंदर चल रही हैं, जो कस्टम है, जो प्रथाएं हैं, वो है असली लॉ। आपने कागज़ पे क्या लिख दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई कानून में लिखा है कि डाउरी अलाउड नहीं है और सब लोग डाउरी दे रहे हैं और डाउरी के बगैर शादी नहीं होती, तो ये सच्चाई वो कानून नहीं है जो तुमने कागज़ पे लिखा है। तो सच्चाई वो है जो एक्चुअल सोसाइटी जिन लॉ से डिटर्मिन हो रही है या डिफाइन हो रही है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल। कस्टम हैज़ नो प्लेस इन लॉ। तो एनालिटिकल स्कूल कहता है कि अगर कस्टम, लोगों ने क्या चीज़ सही मानते हैं, किस तरह से चीज़ें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राजा ने क्या बोला है, आम जनता को क्या हुक्म दिया है, इस वही कानून है। तो हिस्टोरिकल स्कूल इससे एग्जैक्टली उल्टा है। तो हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ इज़ बेस्ड ऑन कस्टम एंड कस्टम इज़ सुपीरियर टू लॉ। कि जो कस्टम है उसी से निकलते हैं लॉज, इंडिपेंडेंटली कोई राजा उसको लागू नहीं कर सकता। एनालिटिकल स्कूल कहता है लॉ इज़ अपॉन द डिज़ायर ऑफ द रूलर, और हिस्टोरिकल स्कूल कहता है लॉ कन्फॉर्म्स टू पॉपुलर कॉन्शियसनेस, इट कैन नॉट वायलेट इट। तो आइडिया है कि अगर रूलर, जैसे हमने पहले कहा है कि वो पॉपुलर कॉन्शियसनेस को ही इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसका कोई और ताकत उसके पास नहीं है। ये दोनों व्यूज़ में डिफरेंस है। लीगल रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेशन, तो ये यहाँ पे शायद एनालिटिकल स्कूल बेटर है कि वो कहता है कि आप लीगल रिफॉर्म लेजिस्लेशन करके कर सकते हो। आपने कोई कानून, अगर सोसाइटी ठीक नहीं चल रही तो उस सोसाइटी को ठीक करने के लिए आप अच्छे कानून पास करो और उन कानून को फिर लागू करोगे तो सोसाइटी अपने आप सुधर जाएगी। और हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि आप अपने मर्ज़ी से कुछ लीगल रिफॉर्म मत करो, सोसाइटी जिस तरफ जा रही है उसी चीज़ के ऊपर कानून बनाते चलो ताकि क्लैरिटी आए कि क्या कानून प्रिवेल करते हैं। तो ये सही नहीं है। आप लीगल रिफॉर्म्स तो सोसाइटी को बहुत बार लीड करते हैं कि सोसाइटी धीरे धीरे जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करने लगती है। तो लॉ हैज़ टू लीड द सोसाइटी इन दिस, आई थिंक लॉजिकली।